नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की ये खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी पर। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से लाते हैं इस शो को आप तक, जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट से, ताकि आप इस इंडस्ट्री को उतने ही अच्छे तरीके से समझ सकें जितने आप स्टॉक मार्केट को समझते हैं और दूसरे फाइनेंशियल मेथड्स को आप समझते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग की, क्रिप्टो करेंसी में किस तरीके से की जा सकती है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, काशिफ रजा। काशिफ बहुत लंबे समय से क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इनको क्रिप्टो किस तरीके से दिखाई दे रहा है और आगे कौन कौन से मौके आने वाले हैं। साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग को। काशिफ सर, बहुत स्वागत है आज के शो में। हाय शिवानी, am I audible? Yes sir, you are audible. Yes sir. जी बताइए। सर, सबसे पहले तो बिटकॉइन जो है 38,000 से वापस घूम फिर के अभी 37 के आसपास जो है आ गया है। तो इस पे पहले मुझे बता दीजिए कि आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी और करेक्शन की गुंजाइश लग रही है आपको, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? सो बेसिकली देखिए, बिटकॉइन के अंदर जो करेक्शंस हैं वो अगर हम देखें तो मिड अप्रैल में 64,000 65,000 यूएस डॉलर गया था बिटकॉइन, और उसके बाद बैक टू बैक काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से बिटकॉइन जो है वो करीब 50% का उसमें करेक्शन आया। अगर हम देखें तो बैक टू बैक न्यूज़ एक तो होता है कि काफ़ी टाइम के बाद आती है, लेकिन ये काफ़ी बिटकॉइन की हिस्ट्री में बड़ा रेयर ऐसा हुआ है कि बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ ऐसा लग रहा था कि 40 से 50 दिन के अंदर बैक टू बैक आ रही थी, जिसमें हमने देखा कि पहले टेस्ला ने मना किया कि वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एनर्जी कंसर्न्स की वजह से। फिर चाइना की जो माइनिंग की जो इंडस्ट्री है उस पर वहाँ पे चाइना ने उस पर रोक लगा दी और माइनर्स को वहाँ से निकलना पड़ा चाइना से। तो उसके बाद बाइनेंस के ऊपर करीब 1 दर्जन देश, दुनिया के काफ़ी मेजर देश जितने हैं, यूके है, जर्मनी है, जापान है, थाईलैंड है, तो इन सब ने उसके ऊपर किसी न किसी तरीके से इंक्वायरी बिठा दी बाइनेंस के ऊपर। और ये सारी जो न्यूज़ थी, और उसके बाद जो स्टेबल कॉइन की जो रेगुलेशन की बात हुई यूएस में, तो होता क्या है कि जब बैक टू बैक इतनी सारी न्यूज़ आती हैं और वो भी नेगेटिव न्यूज़ आती हैं, और तो उसकी वजह से लोगों में काफ़ी पैनिक हुआ। और जब बिटकॉइन ने करेक्शन ली 50% की, तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स तो ऑब्वियसली वो बिटकॉइन की मूवमेंट पे ही डिपेंड करते हैं, ऑल्ट कॉइन्स। तो ऐसे में सर आपसे ये बहुत अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, क्रिप्टो को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा है जो ये जितने भी बड़े देश हैं, या बाइनेंस पे जो एक्शन लिया गया। बाइनेंस इतना बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है और एक मापदंड जो है वो सेट करता है वो बाकी सभी एक्सचेंजेस के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, कारण सीधी सी बात है कि कोई भी देश, कोई भी सॉवरन देश होता है, वो ये चाहता है कि उसके यहाँ पे जो भी एंटिटी ऑपरेट करे, वो एंटिटी उसके कंट्रोल में हो। तो सारे देशों के अंदर किसी भी एंटिटी को कंट्रोल इस तरीके से किया जाता है कि वहाँ के जो कानून होते हैं वो फॉरेन एंटिटीज को गवर्न करते हैं। तो इंडिया के अंदर कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे काम करेंगी, कौन कौन सी इंडस्ट्री में वो इन्वेस्ट कर सकती हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकती हैं, वो इंडियन कंपनीज बाय कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, इंडियन कंज्यूमर कैसे वहाँ पे उनके साथ उनकी डीलिंग कैसी रहेगी। तो ये सारी चीजें टाइम टू टाइम कोई भी देश का रेगुलेटर है वो इसको करता है, और इसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि कंट्रोल करना, और दूसरी चीज ये कि देश के अंदर जो कंज्यूमर है उसका हित को मेंटेन करते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो फॉरेन एंटिटीज है उसके हाथों जो उनका जो सिटीजन है वो चीटेड फील ना करे। तो ये कंट्रोल की गेम है सारी। सो बेसिकली क्या है कि बाइनेंस किसी के कंट्रोल में तो है नहीं। वी हैव सीन इट कि वो दुनिया भर के जितने भी सिटीजन हैं वो बाइनेंस के ऊपर फ्रीली binance.com के ऊपर जाके ट्रेड करते हैं। binance.com जो है वो केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है,
तो इसलिए उस पे किसी की jurisdiction में भी नहीं आता। So the only way to ban, to stop their citizens from going to Binance is to maybe block the website, right? कि वो उस देश के अंदर उसको खोले ही ना। लेकिन उसके भी तरीके होते हैं, VPN नेटवर्क्स होते हैं जिसके थ्रू वो एक्सेस कर लेते हैं, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं है। सो बेसिकली बाइनेंस एक बहुत बड़ा कंसर्न है दुनिया भर के जो देश हैं, और बाइनेंस के ऊपर जिस तरीके से जो लोग जा रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं, और जिस तरीके से उसको दुनिया भर की सरकारें कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो ये ऑब्वियसली कॉज ऑफ कंसर्न है। इसलिए बाइनेंस के ऊपर धीरे धीरे एक शिकंजा कसता हुआ देखा हमने पास्ट में। ठीक है, तो ऐसे में अमूमन होता क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डर जाते हैं, वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि मतलब इतने बड़े एक्सचेंज पे अगर ऐसा स्टेप लिया जा रहा है तो जरूर क्रिप्टो में कोई गड़बड़ होगी, या फिर इसे हम एक एसेट के तौर पे नहीं देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें किस मेंटालिटी के साथ आना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में? हाँ, तो शिवानी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कोई भी जो अगर इन्वेस्टर है और वो क्रिप्टो के अंदर एंटर कर रहा है, कोशिश ये करे कि इंडियन एक्सचेंजेस पे ही डील करे, और इंडियन एक्सचेंजेस पे ही अपना एसेट को बाय करे, सेल करे, ट्रेड करे। आज की डेट में काफी सारे इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलमोस्ट सारे मेजर टोकन्स हैं, और वो कोशिश ये करे कि वहीं पे अपना क्रिप्टो में डील करे और वहीं से वो एग्जिट कर जाए। और क्योंकि खासकर ये एडवाइस उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि कल को रेगुलेशन किस तरीके से बैठती है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो 1 दर्जन देशों ने बाइनेंस के अगेंस्ट एक्शन लेने की कोशिश करी, पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाए नहीं हो पाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कहीं ना कहीं इंटेंशन दिख रही है कि काफी सारे देशों ने बाइनेंस के ऊपर एक एक्शन लेने की कोशिश करी, और कल को सपोज इंडिया में भी इस तरीके की अगर सिचुएशन बनती है, तो आपका जो क्रिप्टो बाइनेंस के ऊपर रखा हुआ है वो एक क्वेश्चन में मार्क बन सकता है उसके ऊपर। तो आपको, अगर आप बिगनर हो क्रिप्टो के अंदर, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इंडियन एक्सचेंजेस पे ही डील करें और वहीं पे अपने क्रिप्टो को रखें। और आइडियली क्रिप्टो को एक्सचेंज पे रखना भी नहीं चाहिए, उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। वो एक अलग सब्जेक्ट है डिस्कशन का, लेकिन एक न्यू बिगनर के लिए बाइनेंस पे जाना कोई जरूरी नहीं है। तो यानी कि CoinDCX या फिर जो भी एक्सचेंजेस मौजूद हैं वहां पे, और सारी अच्छी एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर। आज की डेट में एक्सचेंजेस छोटी मोटी एक्सचेंजेस नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी कंपनीज हो गई हैं, और इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो इनकी सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो इनके टेक्नोलॉजिकल मेजर्स हैं, और जिनकी टीम्स हैं, तो बहुत ही काबिल तारीफ है। और किसी भी आप इंडियन एक्सचेंज पे, CoinDCX एक बहुत रेप्यूटेड एक्सचेंज है, सुमित गुप्ता इसके अंदर पीछे IITians हैं, तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी जाना चाहते हो, तो आपको ये सोच के जाना है कि आप इसमें एक रिस्क, एक एपेटाइट को अपने समझें, और क्योंकि जब कोई रेगुलेशन नहीं है तो आपको उस चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं वैसे ऐसे एक्सचेंजेस पे जाने की। भारत में जो भी एक्सचेंजेस मौजूद हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत बड़े हो चुके हैं आज के टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा एक्सचेंज है। CoinDCX जैसे जितने भी एक्सचेंजेस हैं बहुत बड़े हो चुके हैं, तो वहाँ पे बहुत इजीली आप अपना जो क्रिप्टो है उसे रख सकते हैं, उसी पे स्टोर भी कर सकते हैं, उसी से खरीद और बेच भी सकते हैं। काशिफ सर, यहाँ पे हमारे एक दर्शक हैं अनूप साहू। वैसे मैं जानती हूँ कि आप फंडामेंटल्स पे ज्यादा बात करते हैं क्रिप्टो की, और उस पीछे क्या चल रहा है उसके, उन चीजों पे आप ज्यादा बात करते हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल है, ये पूछ रहे हैं हमसे कि शिबा इनू फॉर लॉन्ग टर्म टिल ईयर 2030, तो ये लेना चाहते हैं या ले चुके हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इस पे अगर आप कोई राय इनको दे सकते हैं तो सर बता दीजिए। तो अनूप जी, देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो ये कि शिबा इनू, अब देखिए, अगर आपका इतने लॉन्ग टर्म होराइजन है और आप अपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं उन चीजों में इन्वेस्ट करेंगे जिनकी लो रिस्क है और हाई रिटर्न है। आप क्यों एक ऐसी एसेट क्लास के अंदर जाना चाहते हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका वेरी हाई रिस्क है और वेरी हाई रिटर्न भी है। तो अब किसी चीज में अगर बहुत ज्यादा रिस्क है और उसका रिटर्न भी ज्यादा है, तो मैं मानता हूं कि लोगों ने पास्ट में ऐसे कॉइन्स के अंदर पैसे बनाए हैं,
लेकिन ज्यादातर लोगों ने पैसे खोए भी हैं, राइट। क्यों खोते हैं पैसे, इस बात को जरूर आप समझना जरूरी है कि जब आप अपने पैसे को किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो स्टोर ऑफ वैल्यू वही चीज होती है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी वैल्यू को रिटेन करे, राइट। और हमने देखा कि हमने गोल्ड के अंदर क्यों इन्वेस्ट करते थे, गोल्ड के अंदर इसलिए इन्वेस्ट करते थे कि उसकी एक इतने हजार सालों की एक उसकी हिस्ट्री है। गोल्ड को किसी भी कारखाने के अंदर बनाया नहीं जा सकता, गोल्ड की यूटिलिटी है, गोल्ड की ज्वेलरी है, गोल्ड डिविजिबल है, गोल्ड को का जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में यूनिक है, वो प्रकृति की देन है, उसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता, डिसेंट्रलाइज है, गोल्ड को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सिमिलरली जो गोल्ड के फीचर्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में अगर हम देखें तो उससे बेटर फीचर्स जो हैं अब वो बिटकॉइन में आ गए। अब बिटकॉइन की सफलता को देखते हुए आप देखो 10 साल से बिटकॉइन की भी हिस्ट्री, बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन 10 साल से बिटकॉइन ने भी प्रूव करके दिखाया कि वो हैकेबल नहीं है, उसको हैक नहीं हो पाया, उसको कोई भी रोक नहीं पाया, उसको कोई सेंसरशिप नहीं लगा पाया, उसे कोई बंद नहीं कर पाया, और बिटकॉइन अपना काम कर रहा है। अब ये जितने भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये क्लेम तो इनके बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अभी इनको टाइम का टेस्ट करना बाकी है। कहते हैं ना कि जब हम कहते हैं कि बुजुर्गों की बात सुनो, वो बहुत एक्सपीरियंस होता है उनके पास। हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने टेस्ट ऑफ टाइम देखा होता है, आपसे ज्यादा नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस है उनके पास। तो सिमिलरली कोई चीज पुरानी है तो वो ट्रस्टवर्दी है, और उसको उसने अपने आप को प्रूव किया है। अब शिबा इनू को अगर आपने 4 साल की सपोज 1 लाख रुपए लगा दिया, और शिबा इनू बीच में हैक हो गया दूसरे साल या तीसरे साल, राइट, और आपका पैसा जो 1 लाख रुपए था वो 25,000 रुपए रह गए, तो फिर आप ही तो जिम्मेदार हो जाओगे ना अपने उसकी। तो आपको इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लो रिस्क पे हाई रिटर्न वाले एसेट अवेलेबल है, जिसमें आपका बिटकॉइन बहुत अच्छा 230% का साल का रिटर्न दे रहा है अगर आप उसकी हिस्ट्री देखो। और अगर आप इथेरियम को देख लो, अगर आपको बहुत ऑल्ट कॉइन के अंदर जाना ही है, लेकिन आप ऐसे कॉइन में क्यों जाना चाहते हो जिसकी सप्लाई मतलब इतनी ज्यादा सप्लाई है कि आने वाले टाइम में भी, फ्यूचर में, और उसकी जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसका जो प्रॉब्लम, वो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये सारे अभी क्वेश्चन मार्क है, अभी वो कुछ भी प्रूव नहीं होता है। तो आप ऐसी चीज के अंदर इन्वेस्ट ना करें, मेरा ये सजेशन है। और मैं आपको राय दूंगा कि आप वाकई में अगर 3 साल का आपका पर्सपेक्टिव है, आप बिटकॉइन में लगाएं, इन्वेस्ट करें, और आई थिंक यू विल हैव अ गुड टाइम। ठीक है, तो अनूप जी, उम्मीद करती हूँ कि आपका जो ये सवाल है इसका जवाब आपको एकदम साफ शब्दों में मिल गया होगा। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वो भी हमें बता दीजिए, हम काशिफ सर से वो भी पूछ लेंगे। काशिफ सर, वैल्यू इन्वेस्टिंग पर बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में इसे किस तरीके से किया जाता है? जब भी म्यूचुअल फंड की बात होती है या किसी भी दूसरे एसेट क्लास की बात होती है तो वहां पे जरूर ये टर्म आती है, तो क्रिप्टो में किस तरीके से इसे हम समझें और करें? सो बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आप अगर क्रिप्टो स्पेस में हैं तो आप इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें कि आपको ट्रेडिंग करनी है, मतलब सुबह को माल लेना है और शाम को बेचना है, या आपको इन्वेस्टिंग करनी है। तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग नहीं होती है, ट्रेडिंग अलग चीज होती है और इन्वेस्टिंग अलग चीज होती है। ट्रेडिंग का पर्पस होता है कि आपने सुबह माल लिया और शाम को माल को बेचने आपने कुछ पैसे बनाए और शाम को आपने बेच दिया, या मैक्सिमम आपने एक दिन स्टॉप लॉस लगा के 1 या 2 दिन में आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ आपका बहुत ही ज्यादा मतलब शॉर्ट टर्म डे बेसिस पे आपका एक गोल होता है। इन्वेस्टिंग जो है वो एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए होती है, और इन्वेस्टिंग में आप क्या करते हैं कि बेसिकली जो वैल्यूड प्रोजेक्ट हैं, जो जिनका फ्यूचर में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ज्यादा है, उनको आप एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हो। आप वैल्यू इन्वेस्टिंग में कुछ भी नहीं उठा लेते हो कि आपने देखा कि यार कोई चीज सस्ती है या कोई चीज नई है, उसको उठा के आपने अपने किटी में डाल लिया। नहीं, वैल्यू का मतलब ही यही है कि जो प्रोजेक्ट्स जो किसी एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए बने, किसी प्रॉब्लम को वो एक्चुअली में सॉल्व कर रहे हैं और उनके ऊपर नेटवर्क इफेक्ट है। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब ये है कि उनके ऊपर इतने सारे लोग दिन प्रतिदिन उस पर काम कर रहे हैं कि उस नेटवर्क को रेप्लिकेट करना या उसे कम्पीट करना वाकई टफ है। जैसे कि आज फेसबुक है, क्या फेसबुक में और आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन क्या फेसबुक के नेटवर्क इफेक्ट को कम्पीट कर सकते हैं? नहीं कम्पीट कर सकते। कोई भी चीज जो इतनी बड़ी हो गई है, गूगल हो गया, ये क्या गूगल दोबारा सर्च इंजन आप में और नहीं, कोड है, कोई भी बना सकता है, लेकिन हम गूगल जैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को जिनके अंदर नेटवर्क इफेक्ट है, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है,
अब धीरे धीरे अगर आप देखें नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप देखो तो मैटिक है, मैटिक के अंदर कहीं ना कहीं एक नेटवर्क इफेक्ट आता जा रहा है, उसके अंदर कितने सारी तरीके की एप्लीकेशंस बन रही हैं। बाइनेंस का जो कॉइन है बीएनबी, उसके अंदर कहीं ना कहीं नेटवर्क इफेक्ट है। इसी तरीके से आप डीओटी को देख लो, उसके अंदर एक नेटवर्क है। तो आपको बेसिकली क्या है कि कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट्स को ढूंढना है कि जो एक पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज उसमें नेटवर्क इफेक्ट है, और तीसरी चीज ये कि आपका होराइजन बहुत लंबा होना चाहिए, और आपको ये इंश्योर करना है कि जब भी इनके अंदर प्राइस करेक्शन हो, आप इनको हर प्राइस करेक्शन पे एक धीरे धीरे डिप पे इनको बाय करते हैं। आपको लमसम पैसा नहीं लगाना है। तो आपको ये लॉन्गर होराइजन के लिए जब आप एसआईपी की तरह इन वैल्यूड प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखोगे और उनके अंदर धीरे धीरे पैसे लगाओगे, तो आप देखोगे लॉन्ग टर्म में आपके बहुत अच्छी एक वेल्थ अकोमुलेशन होगी। एक चीज मैं और सजेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमने देखा अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं, तो जैसे आपको अगर किसी स्टॉक में लगाना है तो आप कहते हो बैंकिंग में लीडर कौन है, फिर आप कहते हो इंश्योरेंस में लीडर कौन है, फिर आप एफएमसीजी में कौन है, हॉस्पिटैलिटी में कौन है, हॉस्पिटल में कौन है, मेडिकल में कौन है, ऑटोमोबाइल्स में। तो आप हर इंडस्ट्री के अंदर एक लीडर को चूज करते हो। सिमिलरली क्रिप्टो के अंदर भी ऐसा ही है। क्रिप्टो के अंदर है कि स्टोर ऑफ वैल्यू में जैसे बिटकॉइन है, तो लाइट कॉइन भी अपने आप को क्लेम करता है। तो आपने देखा कि अच्छा है मेरे को बिटकॉइन लेना है। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वाले जो प्लेटफॉर्म है उसमें इथेरियम है, आपका फिर आपका स्केलेबल जो स्केलेबल सॉल्यूशंस हैं, जो इथेरियम के लेयर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, उसमें मैटिक है। और ऐसे ही आपकी पेमेंट्स के अंदर जैसे लूना है। ऐसे आप अलग अलग सेगमेंट्स को जो पकड़ोगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी कोई लीडर है, तो अलग अलग सेगमेंट के अंदर एक प्रोजेक्ट है जो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके अंदर एक हर डिप के अंदर हर करेक्शन पे आपको इन्वेस्ट करना है। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का तरीका है। तो ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझा दिया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये जो सिमिलैरिटी आपने बताई है स्टॉक मार्केट के साथ कि उसमें किस तरीके से सेक्टर काम करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ से भी जहाँ पे भी आपको लगता है कि गेमिंग आगे चल के बहुत अच्छा करने वाली है, तो वहां से आपने किसी चीज में इन्वेस्ट कर दिया, तो डाइवर्सिफिकेशन करने की गुंजाइश यहाँ पे भी मौजूद है। काशिफ सर, जैसे एनएफटी होता है, डिफाई होता है, अलग अलग सेगमेंट्स है। जो भी क्रिप्टो में होगा उसको पता है कि हाँ इन सेगमेंट से एक लीडर को चूज कर सकते हैं। ठीक है काशिफ सर, अगर मैटिक का जो मैटिक नेटवर्क का अगर हम ग्राफ देखें तो वो काफी नीचे से चल के एकदम उसमें उछाल देखने को मिला था, अभी वापस वो काफी नीचे आ चुका है। तो क्या ये सही टाइम है उसमें इन्वेस्ट करने का? इस पे आप कुछ बता पाएंगे क्या दर्शकों को? जी जी, देखिए मैटिक क्या है कि इवॉल्विंग स्टेज से वो जो पहले वो इंट्रोडक्टरी स्टेज में था, वो काफी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। अब उस मैटिक के साथ क्या है कि जिस तरीके से इथेरियम को स्केलेबल बनाने का जो सॉल्यूशंस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स काम कर रहे थे, अकेला मैटिक नहीं था। लेकिन सिचुएशन आज ये इस तरीके से देखी जा रही है कि जो मैटिक जितना सक्सेसफुल हो पाया और जितने सक्सेसफुली मैटिक स्केलेबल सोल्यूशन दे पाया इथेरियम को, वो कोई और प्रोजेक्ट अभी उसके compete नहीं कर पाया। और उसके नंबर्स वो इस तरीके से आ रहे हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो मैटिक पे बिल्ट हो रही हैं और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो मैटिक पे बिल्ट हो रहे हैं। अब कई मेरे दर्शक ऐसे भी होंगे आपके कि जिनको मैटिक एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा है कि मैटिक एक्चुअली में करता क्या है। देखिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, आप सपोज दिल्ली से कानपुर जाते थे, राइट, और दिल्ली से कानपुर एक सड़क थी जो 2 वे नहीं थी, 4 लेन नहीं थी, राइट। और जब आप उस रोड पे चलते थे तो सामने से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी जा रही है, लंबे लंबे जाम लग जाते थे, आपकी गाड़ी फंस जाती थी और उधर से भी एक्सीडेंट के भी चांसेस होते थे। तो आप बहुत स्लो कानपुर के लिए बहुत टाइम लगता था जब आप दिल्ली से चलते थे। अब अचानक क्या हुआ कि उसी रोड के ऊपर सरकार ने एक फ्लाईओवर बना दिया। तो दिल्ली से वो फ्लाईओवर चलता है और कानपुर में उतरता है। रोड वही है, उस रोड के ऊपर एक पैरेलल एक सड़क सी बना दी। तो बेसिकली अब जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो गया उस सड़क के ऊपर भी। तो ये एक तरीके का स्केलेबल सोल्यूशन है मैटिक। वो फ्लाईओवर है जो मैटिक के ऊपर बना है। गाड़ियां अब मैटिक के ऊपर भी चल रही हैं, लेकिन जो उसका बेस है, बेस वही सड़क है जो नीचे पहले ओरिजिनल सड़क थी, उसी के ऊपर वो बनाया गया है। तो अब हो क्या रहा है कि ट्रांजैक्शंस मैटिक पे ज्यादा हो रही हैं और मैटिक ने प्रूव करा कि आउट ऑफ ऑल दी स्केलेबल सॉल्यूशंस उसने ये परफॉर्म करके दिखाया।
और इंडियन प्रोजेक्ट है, उसके अंदर काफी सक्षम उसके अंदर जो उसके फाउंडर्स हैं, उनकी विजन बड़ी तगड़ी है, इसीलिए मैटिक बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। खासकर इंडियंस की तो खासकर उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बैकिंग है। तो अब आप बोलोगे कि किस लेवल पे उसमें घुस एंटर करना चाहिए। मैटिक को आप कभी भी कोई डिप आता है तो उसके अंदर आप उसको वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरह अक्यूमुलेट करते रहें। ट्रेडिंग की मैं टिप्स नहीं दूंगा, ट्रेडिंग में आप कभी भी टाइम नहीं कर सकते। वॉरेन बुफे भी ट्रेडिंग नहीं करता है, उसने भी वैल्यू इन्वेस्टिंग करी है। तो क्यों ऐसे काम में एंटर करना जिस काम में मैं नहीं कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, बट 10 में से अगर आप 4 बारी सक्सेसफुल भी होते हो तो 6 बारी आप लॉस भी करते हो। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग में देखा ये गया है कि अगर आपका होराइजन लंबा है और आप अक्यूमुलेट करते हो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में 99% चांस है कि यू विल एंड अप अर्निंग, यू विल एंड अप गेनिंग लॉट ऑफ वेल्थ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पेशेंस इज द की। चलिए, ये बहुत अच्छे तरीके से हमें बता दिया गया है कि किस तरीके से हमें समझना है मैटिक को। तो वो जो भी लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बता दिया है कि आखिर मैटिक है क्या, किस तरीके से काम कर रहा है, और जब भी डिप आए तो उसे हम खरीद सकते हैं। और जो सलाह है वो इन्वेस्टमेंट की है, वैल्यू इन्वेस्टिंग की है, ट्रेडिंग की नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो एक जॉब की तरह है, एक नौकरी की तरह है। उसे आपको डेली करना पड़ेगा, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा बहुत सारी चीजों से। तो उसे सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा, असंभव नहीं है लेकिन वक्त लगेगा। इसलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग की सलाह जो है आपको दी गई है। काशिफ सर, अनूप साहू ने आपको थैंक यू कहा है, आपने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें समझा दिया है, उसके लिए। आने वाले वक्त में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर हम आएंगे आप तक। कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन तो आपसे ले ही, ताकि आप इसी तरीके से हमारी ऑडियंस को क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी देते रहें और उन्हें एजुकेट करते रहें। आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ काशिफ रजा। आप इन्हें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, सिंपली काशिफ के नाम से ये वहां मौजूद है। बहुत अच्छे तरीके से ये ट्वीट्स करके बताते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आपको इनसे काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। आज के क्रिप्टो लाइव को यहीं विराम देते हैं। आने वाले वक्त में इस लाइव के जरिए ऐसे ही टॉपिक्स को उठाते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है, किस तरीके से काम करती है। हमारे जितने भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, उनका कोई भी अगर सवाल है तो वो हमें जरूर बता दें, ताकि आने वाले वक्त में हम उनका जो सवाल है उसे कवर कर लें और उस टॉपिक पे फिर हम उस दिन बात करें। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।